Chapters 437 Wind Wolf King, 438 Benefactor Chang Shan Yin, 439 Gay Tribe Camp, 440 10-year interval of wind and snow. Chapter start. भेड़ियों का झुंड खाना खत्म कर चुका था। फैंग युआन एक हम्प वुल्फ की पीठ पर सवार होकर अपने सफर पर आगे बढ़ गया। पिछले कुछ दिनों से मैं गे याओ के बताए हुए डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहा हूं। मेन पॉइजन ग्रासलैंड के किनारे तक पहुंचने ही वाला हूं। थोड़ा और आगे बढ़ा तो इंसानी बस्तियां दिखने लगेंगी। हम्प वुल्फ तो पैदाइशी सावरी था, उसके दो कुबाद एक आरामदायक काठी जैसा एहसास दे रहे थे। फैंग युआन दोनों कुबाड़ों के बीच बैठा आगे बढ़ते हुए अपने अपचर का जायजा ले रहा था। उसके अपचर में अब बस 10 के करीब गू वॉर्म्स बचे थे। स्प्रिंग ऑटम सकाडा और मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू के अलावा बाकी सब नॉर्दर्न प्लेन्स के गू वॉर्म्स थे। जो गू सदर्न बॉर्डर और सेंट्रल कॉन्टिनेंट से वो सब हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड भेजे दिए गए थे। फैंग युआन ने अपने पास एक भी प्राइमीवल स्टोन नहीं रखा था। सदर्न बॉर्डर के प्राइमीवल स्टोन्स नॉर्दर्न प्लेन्स में इस्तेमाल तो हो सकते थे, लेकिन उनमें और नॉर्दर्न प्लेन्स के प्राइमीवल स्टोन्स में थोड़ा फर्क था। गे याओ ये इसलिए नहीं समझ पाई क्योंकि वो बहुत छोटी और नासमझ थी। लेकिन आमतौर पर कोई भी गू मास्टर जिसे थोड़ा एक्सपीरियंस और होशियारी हो, वो ये फर्क आसानी से पहचान लेता। बदकिस्मती से मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू, एक रैंक 5 गू, नॉर्दर्न प्लेन्स में दबकर रैंक 4 का हो गया है और इसमें सिर्फ रैंक 4 गू हाई रखे जा सकते हैं। काश में इसके जरिए फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को ब्लेस्ड लैंड भेजे पाता तो परफेक्ट होता। खैर, उम्मीद है मेरा तरीका काम कर जाएगा। अगर किसी और गू इमॉर्टल ने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गूलर लिया तो यह फैंग युआन के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन फैंग युआन इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसने जो भी मुमकिन था वो सब कर लिया था। इमॉर्टल गू का ऑरा लगभग 1 महीने तक रहता है। अगर इस दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू सेफ रहेगा। जल्द ही मेरा सामना नॉर्दर्न प्लेन्स के गू मास्टर से होगा। मैं बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकता। बेहतर होगा कि इस बीच में 1000 वुल्फ किंग को काबू कर लूं और भेड़ियों की गिनती 2000 से ऊपर कर लूं। कभी कभी इंसान जंगली जानवरों से भी ज्यादा डरावने होते हैं। 2000 से ज्यादा भेड़ियों का झुंड ज्यादातर छोटे मोट कैरेक्टर्स को डराने के लिए काफी था। अभी मेरे पास सिर्फ एक रैंक 3 और एक रैंक 2 वुल्फ एनस्लेवमेंट गू है, मुझे उन्हें ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। मेन नॉर्दर्न प्लेन्स में चांग शन यिन की आइडेंटिटी से घूमूंगा, इसलिए वुल्फ एनस्लेवमेंट हाई मेरी में प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे पास रैंक 3 और रैंक 4 वुल्फ एनस्लेवमेंट गू के रेसिपीज नहीं हैं। लगभग सारे बीस्ट एनस्लेवमेंट गू एक्सपेंडेबल गू और उनके इस्तेमाल के बाद चाहे कामयाबी मिलती या नाकामी वो गायब हो जाते थे। रैंक 3 वुल्फ एनस्लेवमेंट गू से 1000 वुल्फ किंग को गुलाम बनाया जा सकता था। रैंक 4 वुल्फ एनस्लेवमेंट गू से मिरियड वुल्फ किंग या म्यूटेटेड बीस्ट्स को काबू किया जा सकता था। इन दोनों गू के रेसिपी के बिना फैंग युआन के पास ज्यादा वुल्फ एनस्लेवमेंट गू नहीं होंगे, और इन वुल्फ एनस्लेवमेंट गू के बिना फैंग युआन के भेड़ियों के झुंड में ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार भेड़िए ही हो सकते थे, जो लाइमलाइट में आने के लिए काफी नहीं थे। हम्प वुल्फ की रफ्तार से आगे का सफर 3 गुना तेज हो गया। फैंग युआन दिन रात सफर करता रहा, उसके सर पर मंडरा रहे काले बादल भी धीरे धीरे पतले होने लगे। 2 दिन बाद वो आखिरकार पॉइजन ग्रासलैंड के किनारे पर पहुंच गया। आसमान में काले बादल इधर उधर बिखरे हुए थे। सूरज की किरणें काले बादलों के बीच की दरारों से गुजरकर जमीन पर रोशनी के पिलर्स की तरह गिर रही थी। दूर से देखने पर हरी घास रोशनी में खिल रही थी, नीले, बैंगनी या पीले रंग के फूल जोश से खिल रहे थे। हल्के धलन वाले टीले पूरी तरह हरियाली से भरे बिना किसी गैप के। एक छोटी सी नदी टीलों के पास से धीरे धीरे बह रही थी और सूरज की रोशनी में चांदी के हार की तरह चमक रही थी। आखिरकार बाहर आ गया। फैंग युआन को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। हम्प वुल्फ की पीठ पर सवार और पॉइजन बियर्ड वुल्फ से घिरा वो धीरे धीरे सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ा। पॉइजन बियर्ड वुल्फ्स बेचैन हो रहे थे। वो अंधेरे माहौल में शिकार करने के आदी सूरज की रोशनी उनकी बैटल स्ट्रेंथ पर बहुत बुरा असर डालती। फैंग युआन को इसकी परवाह नहीं थी, यह पॉइजन बियर्ड वुल्फ्स का झुंड बस टेम्पररी था, उन्हें जल्दी खत्म करना था। फैंग युआन ने पीछे मुड़कर देखा, उसके पीछे पॉइजन ग्रासलैंड ऐप भी काले बादलों से ढाका था, धुंधई रोशनी और उदास ठंडी हवा। असखराब जमीन पर काले बैंगनी रंग की जहरीले घास हर तरह के अजीब शेप्स में मुड़ी हुई थी। घास के मैदान के इस हिस्से से तुलना करें जहां सूरज की रोशनी थी तो एक साफ कॉन्ट्रास्ट दिख रहा था, जैसे ये 2 अलग अलग दुनियाएं हों। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड का ईस्टर्न एरिया भी घने बादलों से ढाका हुआ है।
अगर उन्हें टाइम पर हैंडल नहीं किया गया तो वो जमीन भी पॉइजन ग्रासलैंड की तरह बन जाएगी। पॉइजन ग्रासलैंड। मैं वापस आऊंगा। जैसे हाइफैंग युआन बड़बड़ा रहा था, उसका शरीर अचानक आराम में आ गया। जब से उसने नॉर्दर्न प्लेन्स में कदम रखा था, उस अजीब सा लग रहा था, एक अनजान सी बंदिश ने उसके शरीर को जकड़ रखा था। अभी ये बंदिश थोड़ी ढीली हुई और फैंग युआन को तुरंत महसूस हुआ कि वो इस विशाल जमीन के काफी करीब आ गया है। इसके बाद उसका ऑरा बड़ा और रैंक 3 पीक स्टेज से वो रैंक 4 इनिशियल स्टेज पर पहुंच गया। एक खुशी की लहर अपने आप उठी, जिससे फैंग युआन जोर से हंस पड़ा। उसका शरीर धीरे धीरे नॉर्दर्न प्लेन्स के अनुकूल हो रहा था, उसकी कल्टीवेशन भी धीरे धीरे रिकवर हो रही थी। ये उसके आगे के प्लान्स के लिए एक बड़ी हेल्प होगी। नॉर्दर्न प्लेन्स, मैं आ रहा हूं, फैंग युआन चिल्लाया। उसने अपने पैरों से भेड़िए का पेट दबाया। हम्प वुल्फ ने पॉइजन बियर्ड वुल्फ्स के झुंड को लीड करते हुए एक दूर के लोकेशन की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। डोट डोट डोट, मारो! एक पहाड़ी पर चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। दर्जनों गू मास्टर्स 1000 से ज्यादा विंड वुल्फ्स के साथ एक घमासान लड़ाई में लगे थे। लड़ाई पिछले 15 मिनट से चल रही थी। ये मनहूस विंड वुल्व्स। लीडर गे ग्वांग ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ गाली दी। उसने हाथ में सबेर लहराया और एक विंड वुल्फ का सर काट दिया। लेकिन सर काटने के बाद उसका सबेर 2 टुकड़ों में टूट गया। सबेर के दोनों टुकड़े पहले से ही छेदों से भरे पड़े थे। हाओ! एक विंड वुल्फ अचानक उछला और गे ग्वांग की तरफ लपका। यंग ट्राइब लीडर, संभाल कर! स्पाइरल वाटर एरो! गे ग्वांग के पीछे एक गू मास्टर ने चिंता से चिल्लाया। ये चिल्लाहट सुनकर, सालों से साथ लड़ने से पैदा हुई आपसी समझ के कारण, गे ग्वांग ने बिना सोचे समझे अचानक अपनी कमर झुका दी। ऐसा लगा जैसे उसने खुद को भेड़िए के मुंह में दे दिया हो। हवा में लटका विंड वुल्फ ने अपना मुंह खोला और अपने न्यूकीले दांत दिखाए। जैसे ही ऐसा लगा कि वो गे ग्वांग का सर काटने वाला है, गे ग्वांग के पीछे से एक नीला पानी का तीर तेज घुमाव के साथ निकला। यह स्पाइरल वाटर एरो बेरहमी से विंड वुल्फ के मुंह में घुस गया, यूं सीधा मौत के घाट उतार दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए गे ग्वांग ने भेड़िए का पेट दबाया, अपने हम्प वुल्फ को अपने ग्रुप के डिफेंसिव घेरे में पीछे हटने के लिए मजबूर किया। सेबर गू! उसने अपनी हथेलियां जोड़ी और अपने अपचर में प्राइमेवल एसेंस की आखिरी बूंद निचोड़कर उस अपनी हथेली पर बने सबेर के निशान में डाल दिया। वुश! एक बिल्कुल नया सबेर तुरंत बन गया। गे ग्वांग ने अचानक अपना दाहिना हाथ घुमाया और उस कसकर पकड़ लिया। मर! वो लोहे जैसी भरी आवाज में गुर्राया। नया सबेर बहुत तेज था, हवा में एक ठंडी रोशनी की लकीर बनाता हुआ एक विंड वुल्फ को 2 हिस्सों में चीर गया। लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी जीत थी, पूरी तबाही वाली सिचुएशन पर कोई खास असर डालना सच में मुश्किल था। डैम इट, मेरे पास प्राइमेवल एसेंस काफी नहीं है। यहां कम से कम 3000 से ज्यादा भेड़िए हैं, ये बहुत ज्यादा हैं। यंग ट्राइब लीडर, हम पूरी तरह से घिर चुके हैं। मौत तक लड़ने पर भी कोई उम्मीद नहीं है। बेहतर होगा कि हम पूरब से निकलने की कोशिश करें, वहां डिफेंसिव लाइन सबसे कमजोर है। आसपास के गू मास्टर्स एक के बाद एक चिल्लाए। गे ग्वांग की तेज एड़ी चमकी और एक पाल सोचने के बाद उसने साफ माना कर दिया, नहीं, पूरब की तरफ दाल है। वहां डिफेंस सबसे कमजोर लगता है, लेकिन वो असल में विंड वुल्फ किंग का तैयार किया हुआ एक जाल है। अगर हम वहां गए तो हम खुद को उसके जाल में फंसा देंगे। तो फिर हम क्या करें? आसपास के लोगों ने पूछो। गे ग्वांग ने दांत पीसे और अपना मन पक्का किया, पलटो, हम पश्चिम से निकलेंगे। लेकिन हमें अभी तक लेडी गे याओ नहीं मिली। अगर हम ऐसे ही लौट गए तो हम लॉर्ड ट्राइब लीडर से क्या कहेंगे? गे ग्वांग ने नाक सिकोड़ी। हालांकि गे याओ मेरी बहन है, लेकिन अपने मतलब के लिए उसने हमारे कबीले के हालत को नजरअंदाज किया और शादी से भाग गई। एक मामूली औरत के लिए महान आदमियों की कुर्बानी देना बेकार है। आदेश फैला दो, हम बाहर निकलेंगे। नीची जात के गुलामों को पीछे छोड़ दो। फ्लैट वक्त आ गया है कि वो अपने मालिक के लिए अपनी जान कुर्बान करें। समझ गए। आसपास के लोगों ने तुरंत ऑर्डर आगे बढ़ा दिया। नॉर्दर्न प्लेन्स के कबीले साल भर जंग करते रहते थे। कुछ हारे हुए गू मास्टर्स गुलाम बन जाते थे। गुलामों का स्टेटस बहुत नीचा होता था और जरूरत पड़ने पर उन्हें कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाता था। जल्द ही गू मास्टर्स 2 ग्रुप में बंट गए। कुछ गुलामों को टीले पर पीछे रुककर अपनी जान से दुश्मन को रोकना था, जबकि दूसरा ग्रुप गे ग्वांग के नेतृत्व में पश्चिम से निकलने वाला था। मारो मारो मारो! गे ग्वांग हम्प वुल्फ पर सवार, अपना सबेर चलता हुआ, बहादुरी से सबसे आगे बढ़ा। यंग मास्टर को बचाओ! उसके पीछे के गू मास्टर्स भी लंबे चौड़े और तगड़े आदमी वो अपने हम्प वुल्व्स पर गे ग्वांग के करीब चल रहे थे। वुश! अचानक
एक बड़ा सा 3 पट्टी वाला विंड ब्लेड उनकी तरफ उड़ा। मास्टर, एक वफादार गू मास्टर ने जोर से चेतावनी दी और सबसे पहले रिएक्ट किया। उसके पास प्राइमेवल एसेंस का एक कतरा भी नहीं बचा था। वो सीधे अपने हम्प वुल्फ पर आगे बढ़ा और विंड ब्लेड को रोकने के लिए अपने ही शरीर का इस्तेमाल किया। कुछ हैरानी वाली बात नहीं हुई, यूज विंड ब्लेड ने 2 टुकड़ों में काट दिया और उसने तुरंत अपनी जान गंवा दी। विंड ब्लेड कमजोर होकर 2 पट्टी का हो गया, लेकिन फिर भी गे ग्वांग की तरफ बढ़ता रहा। गे ग्वांग ने रिएक्ट किया, तुरंत अपना सबेर यूज रोकने के लिए उठाया। बैंग! हवा और सबेर टकराए, सबेर टुकड़े टुकड़े हो गया। गे ग्वांग ने एक बड़ा सा खून का घूंट थूका और हम्प वुल्फ की पीठ से नीचे गिर गया। यंग ट्राइब लीडर, उसके पीछे के गू मास्टर्स तुरंत यूज बचाने के लिए आ गए, लेकिन इस चक्कर में उनका निकलने का प्लान फेल हो गया। दोनों तरफ से बेशुमार विंड वुल्व्स आ गए और उन्हें फिर से मजबूती से घेर लिया। विंड वुल्व्स ने चुपचाप एक रास्ता बनाया। एक जवान और ताकतवर विंड वुल्फ किंग धीरे धीरे यूएस रास्ते से चलता हुआ सबके सामने आ गया। 1000 बीस्ट किंग, उसका शरीर एक जान के घोड़े जैसा विशाल था। चमकदार गहरे हरे रंग के बाल उसके पूरे शरीर पर थे और उसकी ऊँट पन्ना जैसी थी। उसके बदलते कदमों और आरामदेह चाल ने अनजाने में हाइगे ग्वांग और उसके ग्रुप को एक शाही और आलीशान एहसास दिया। फ्लैट तक पहाड़ी पर पीछे छोड़े गए गुलाम गू मास्टर्स मारे जा चुके थे। उन्हें मारने के बाद बड़ी संख्या में विंड वुल्व्स इधर आ गए थे। गू मास्टर्स अपना प्राइमेवल एसेंस पहले ही खत्म कर चुके थे। विंड वुल्फ किंग के आने से उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी। किसी ने गे ग्वांग को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन गे ग्वांग ने अपना हाथ झटका और मुश्किल से खड़ा हो गया। वो चिल्लाया, डर किस बात का है? मेरे पास प्राइमेवल एसेंस नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी भी मेरे हाथ, पैर और दांत हैं। योद्धाओं, इन जानवरों को तुम्हारा अपमान मत करने दो। हम अपने खून से खुद को साबित करेंगे, हम गे कबीले के बहादुर योद्धा हैं। उसकी बातों से सभी जोश में आ गए। उनका हौसला तुरंत बढ़ गया और उनमें मरने मिटने का जज्बा पैदा हो गया। विंड वुल्फ किंग आराम से चल रहा था जब अचानक उसने अपना सर घुमाकर बैटलफील्ड के पूर्वी दिशा में देखा। गहरे बैंगनी रंग के पॉइजन बियर्ड वुल्व्स का एक बड़ा झुंड तेजी से पास आ रहा था। चैप्टर 438, बेनिफैक्टर चांग शानयिन। पॉइजन बियर्ड वुल्व्स बिना रुके सीधे विंड वुल्व्स की तरफ लपके। ये तो पॉइजन बियर्ड वुल्व्स हैं। जल्द ही गू मास्टर्स ने पॉइजन बियर्ड वुल्फ पैक को देख लिया और ऊपर देखा। अजीब है, पॉइजन बियर्ड वुल्व्स तो सिर्फ पॉइजन ग्रासलैंड में ही घूमते हैं, ये यहां बाहर क्या कर रहे हैं? कुछ गू मास्टर्स हैरान थे। शायद कोई गू मास्टर उन्हें कंट्रोल कर रहा है। गे ग्वांग ने अपनी मुट्ठियां भींची। पास आते पॉइजन बियर्ड वुल्व्स को देखकर उसकी निराश आंखों में उम्मीद की रोशनी चमकने लगी। यंग मास्टर बिल्कुल सही है, वहां देखो, एक आदमी है। कुछ सांसों के बाद एक गू मास्टर ने दूर की तरफ इशारा किया। जब सबने ध्यान से देखा तो फैंग युआन हम्प वुल्फ पर सवार उनके सामने आ गया। हम बच गए, सभी ने जश्न मनाया। जरूरी नहीं। गे ग्वांग की आंख सिकुड़ गई। वो काफी प्रैक्टिकल था। 1000 से कम पॉइजन बियर्ड वुल्व्स, हम शायद सेफ ना हो। ये सब उसके वुल्फ एंस्लेवमेंट स्किल पर डिपेंड करता है। इस याद दिलाने पर गू मास्टर्स चिंता करने लगे। ये आदमी एक एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर होना चाहिए, लेकिन उसके पास ज्यादा पॉइजन बियर्ड वुल्व्स नहीं हैं। अच्छा नहीं है, पॉइजन बियर्ड वुल्व्स सूरज की रोशनी में कमजोर हो जाते हैं। वो विंड वुल्व्स से थोड़े कमजोर हैं। ओ नो, इस एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर के पास तो 1000 बीस्ट किंग भी नहीं है। उसके पास सिर्फ कुछ 100 बीस्ट किंग्स हैं। वो विंड वुल्फ किंग के हमले को कैसे रोकेगा? गे ग्वांग अचानक बोला, कोई बात नहीं, बस अगर ये गू मास्टर पॉइजन बियर्ड वुल्व्स को इकट्ठा करके एक साथ हमला कर दे तो वो इस जीहेर को तोड़ सकता है और हमें बचा पाएगा। इससे लोगों की चिंता काफी कम हो गई, लेकिन जैसे ही उन्हें उम्मीद महसूस हुई, फैंग युआन ने एक इशारा किया और पूरा पॉइजन बियर्ड वुल्फ पैक एक बर्तन से पानी डालने की तरह फैल गया। यह कई गू मास्टर्स की बोलती बैंड हो गई। खेल खत्म, ये तो मौत को दावत दे रहा है। कुछ ने अपनी ऊँट बैंड कर ली। बेवकूफ, इतना अच्छा मौका बर्बाद कर दिया। कुछ गू मास्टर्स गुस्से में अपने पैर पटक रहे थे। वो बेहद निराश थे, गालियां दे रहे थे। कुछ तो फैंग युआन से नफरत करने लगे थे। गे ग्वांग का चेहरा पीला पड़ गया। जब तक जीने का चांस है, कौन मरना चाहेगा? फैंग युआन के आने से उन्हें उम्मीद मिली, लेकिन उसने खुद ही उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। विंड वुल्फ किंग ने दहाड़ मारी, जिससे पूरा विंड वुल्फ पैक हमले के लिए तैयार हो गया। जैसे ही दोनों झुंड लड़ने वाले थे, फैंग युआन ने एक जोर से दहाड़ मारी। वो इंसान था, लेकिन उसने एक भेड़िए की आवाज निकाली। ये पुकार सुनसान थी, जंगली थी। ये रात के आसमान में हवा से भड़कती आग की तरह थी।
भेड़िए की दहाड़ 800 कदम दूर से सुनी जा सकती थी। इस रंगे में मौजूद पॉइजन बियर्ड वुल्व्स ये सुनकर पागल हो गए और अपनी असली बैटल स्ट्रेंथ से दुगनी ताकत से भर गए। अरे, यह तो रैंक 4 वुल्फ हाउल गू है। यह वुल्फ पैक्स की बैटल स्ट्रेंथ को थोड़ी देर के लिए बढ़ा सकता है। ये एक कीमती गू है। ये आदमी एक रैंक 4 गू मास्टर है। फैंग युआन की दहाड़ चौंकाने वाली थी। इसने गू मास्टर्स के चेहरे के भाव बदल दिए। कई निराश एनु में एक बार फिर उम्मीद जाग उठी। रैंक 3 और रैंक 4 दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स थे। रैंक 3 एक एल्डर था, रैंक 4 एक लीडर। गे ग्वांग भी सिर्फ रैंक 3 अपर स्टेज पर था। फैंग युआन का कल्टिवेशन लेवल पहचानने के बाद किसी ने भी उस बुरा भला नहीं कहा। हालांकि नॉर्दर्न प्लेन्स के गू मास्टर्स बहादुर द, लेकिन वो घमंडी नहीं थे। वो एक्सपर्ट्स के लिए रिस्पेक्ट से भरे द और ताकत के आगे विनम्र थे। पॉइजन बियर्ड वुल्व्स पहले विंड वुल्व्स से कमजोर द, लेकिन अब उनकी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ गई और उन्होंने जल्दी हाई विंड वुल्व्स पर हावी हो गए। एक छोटी सी लड़ाई के बाद विंड वुल्व्स पीछे हट गए और बैटलफील्ड पर ढेर सारे विंड वुल्फ के लाशें छोड़ गए। एक पॉइजन बियर्ड वुल्फ की जान के बदले दर्जनों विंड वुल्व्स कुर्बान हो गए। ये किस लेवल का वुल्फ एंस्लेवमेंट स्किल है? ऐसा शानदार काम देखकर गू मास्टर्स की एक फटी की फटी रह गई। सोचा भी नहीं जा सकता। ये एक एंस्लेवमेंट मास्टर की काबिलियत है। आखिर ये आदमी है कौन? कई लोग फैंग युआन को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई मॉन्स्टर हो। मैंने इस एरिया में ऐसे किसी छुपे हुए एक्सपर्ट के बारे में कभी नहीं सुना। पूरा ग्रुप एक्साइटेड और शॉक्ड था। फैंग युआन की ताकत ने विंड वुल्फ पैक का ध्यान पॉइजन बियर्ड वुल्व्स पर लगा दिया। उन्होंने गे ट्राइब के गू मास्टर्स को सिर्फ घेर कर रखा, हमला नहीं किया। इससे उन लोगों को ऐसे हालत में आराम करने का एक पाल मिल गया। विंड वुल्फ किंग यहां है, गे ग्वांग ने कहा, और सभी फिर से नर्वस हो गए। विंड वुल्फ किंग की इंटेलिजेंस ज्यादा थी। उसने दहाड़ मारी और अपने पैक के सबसे तगड़े भेड़ियों को इकट्ठा किया। जल्द ही विंड वुल्फ किंग को एरोहेड बनाकर ये एलिट भेड़िए एक तीर की तरह आगे बढ़े, सीधे फॉर्मेशन में घुसकर सेंटर में पहुंचे और फैंग युआन पर हमला कर दिया। एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स बेहेडिंग द लीडर टैक्टिक से सबसे ज्यादा डरते द। यह विंड वुल्फ किंग 1000 बीस्ट किंग था। जब उसने एलीट ग्रुप के साथ हमला किया तो वो बिल्कुल अनस्टॉपेबल थे, जबकि फैंग युआन के पास सिर्फ कुछ 100 बीस्ट किंग लेवल के पॉइजन बियर्ड वुल्फ किंग्स थे। लेकिन फैंग युआन डरने के बजाय खुश हो गया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ये खुद को रोक नहीं पाया। विंड वुल्फ किंग की इंटेलिजेंस दूसरे भेड़ियों से ज्यादा थी, लेकिन वो फिर भी एक जंगली जानवर था। इंसानों से उसकी तुलना नहीं हो सकती थी। दूसरे वुल्फ पैक्स के खिलाफ फैंग युआन को खुद चार्ज करना पड़ता, लेकिन विंड वुल्फ किंग से लड़ते वक्त फैंग युआन यह फॉर्मेशन बनाकर विंड वुल्फ किंग को अपनी तरफ चार्ज करने के लिए लुभा सकता था। स्वूश! दौड़ता हुआ विंड वुल्फ किंग ने अपना मुंह खोला और 3 बड़े विंड ब्लेड्स छोड़ दिए। विंड ब्लेड्स आगे उड़े और वुल्फ पैक को चीरते हुए एक रास्ता बनाया, सीधा फैंग युआन को टारगेट करते हुए। संभाल कर! टीले पर खड़ा एक गू मास्टर चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया, जबकि बाकी सब बेहद नर्वस थे। फैंग युआन हिला नहीं। उसने विंड ब्लेड्स के पास आने का इंतजार किया और फिर हम्प वुल्फ को मैनिपुलेट करके बच गया, आसानी से और बाल बाल बचते हुए, जबकि हरे नीले विंड ब्लेड्स उसके बिल्कुल बगल से गुजर गए। एक्सपर्ट! फैंग युआन के शांत और एएटीएम निर्भर अंदाज ने गू मास्टर्स को यह शब्द सोचने पर मजबूर कर दिया। फैंग युआन ने इशारा किया और कई पॉइजन बियर्ड वुल्फ किंग्स पहले से हाई तैयार द आगे बढ़कर एक फॉर्मेशन बनाया और विंड वुल्फ किंग को रोक लिया। विंड वुल्फ किंग की स्पीड तेज थी, उसके हमले मजबूत थे और डिफेंस भी तगड़ा था। वो किसी भी पॉइजन बियर्ड वुल्फ किंग से ज्यादा ताकतवर था। फिर भी वो इस जिहिया को तोड़ नहीं पाया। फैंग युआन के सटीक कंट्रोल ने यूज एक मजबूत दुश्मन पर हावी होने दिया। उसने विंड वुल्फ किंग को इस तरह काबू में रखा कि वो सिर्फ गुस्से में दहाड़ मार सकता था और बेबस था। जबरदस्त! महान विंड वुल्फ किंग को यह आदमी खिलौने की तरह नाचा रहा है। इस आदमी का एंस्लेवमेंट स्किल तो जियांग बाओया, यान पोयिंग और मा जुन के बराबर है। नॉर्दर्न प्लेन्स में अब एक नया फर्स्ट रेट एंस्लेवमेंट एक्सपर्ट आ गया है। अगर इसका वुल्फ पैक कुछ गुना और मजबूत हो तो ये अकेले ही एक छोटे मीडियम कबीले से टक्कर ले सकता है। ये आदमी है कौन? ये काफी उम्र का लगता है। गे ग्वांग फैंग युआन को विंड वुल्फ किंग से निपटते देखकर हैरान था और उसके दिल में बहुत सम्मान था। सबने अपना सर हिलाया, आपस में अंदाजा लगाते हुए। इससे फैंग युआन के ऊपर एक रहस्य का पर्दा छा गया। ए फ्लैट वक्त हो गया है, फैंग युआन बड़बड़ाया। पूरी लड़ाई उसके कंट्रोल में थी। ये देखकर कि विंड वुल्फ किंग भागने वाला था, वो समझ गया कि उसकी लड़ने की हिम्मत खत्म हो गई थी।
रैंक 3 वुल्फ एंस्लेवमेंट गू, जाओ। फैंग युआन ने इशारा किया और उसका इकलौता रैंक 3 वुल्फ एंस्लेवमेंट गू उड़कर एक हल्के धुएं में बदल गया और विंड वुल्फ किंग को घेर लिया। विंड वुल्फ किंग ने दहाड़ मारी और संघर्ष किया, वो टिका रहा और फैंग युआन की अथॉरिटी के आगे झुका नहीं। HMPH। फैंग युआन की एड तेजी से चमकी, उसके पास 100 मैन सोल था, वो आत्माओं के इस मुकाबले से नहीं डरता था। जैसा कि उम्मीद थी, थोड़ी देर बाद विंड वुल्फ किंग और सहन नहीं कर पाया और फैंग युआन के आगे झुक गया। इस आदमी की आत्मा बहुत मजबूत है, उसके पास जरूर 100 मैन सोल होगा, कोई चिल्लाया। एंस्लेवमेंट में ऐसी स्किल के साथ ये कोई अजीब बात नहीं है कि उसके पास 100 मैन सोल है। किसी ने टोका, जैसे जियांग बाओया, यांग पोयिंग और माजुन, अन सब के पास 1000 मैन सोल है। वुल्फ एंस्लेवमेंट गू को सफलतापूर्वक लगाने के बाद फैंग युआन को अपना पहला 1000 वुल्फ किंग मिल गया। विंड वुल्फ किंग ने दहाड़ मारी और वुल्फ पैक ने अपनी हरकत रोक दी, शोर भरा बैटलफील्ड शांत हो गया। बचे हुए 1000 विंड वुल्व्स ने विंड वुल्फ किंग की बात मानी और फैंग युआन के साथ जुड़ गए। इस तरह फैंग युआन के वुल्फ पैक का साइज दुगना हो गया, 2400 भेड़ियों तक पहुंच गया। मेन इस बार किस्मत वाला था, अगर ये गू मास्टर्स भेड़ियों को रोके ना रखते तो मुझे इस विंड वुल्फ किंग को काबू करने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। फैंग युआन हम्प वुल्फ पर सवार होकर धीरे धीरे टीले की तरफ बढ़ा। गे ग्वांग और उसकी टीम अपनी सांसें रोके हुए द ये आदमी उनकी जिंदगी और मौत का फैसला करेगा। जैसे हाई फैंग युआन पास आया, गे ग्वांग भीड़ से बाहर निकला और अपना दाहिना हाथ अपने सीने पर रखा, फैंग युआन के आगे गहराई से झुककर चिल्लाया, महा एक्सपर्ट, आपकी ताकत मुझे बेहद प्रशंसा और सम्मान से भर देती है। ए फ्लैट, हमारी जिंदगी आपके हाथों में है, जीना या मरना, हम आपके आदेश का पालन करेंगे, हमें कोई शिकायत नहीं होगी। ही, नौजवान योद्धा, मैंने तुम्हारी लड़ाई पहले देखी, तुम एक घोड़े की तरह बहादुर हो, ये मुझे मेरे गुजरे हुए कल की याद दिलाता है। फैंग युआन भेड़िए की पीठ पर बैठा, लोगों को गर्माजोशी से देखते हुए हंसा, तुम लोग पहले इंसान हो जिन्हें मैंने पॉइजन ग्रासलैंड छोड़ने के बाद देखा है। मैं इस जमीन पर लौटकर बहुत खुश हूं, चिंता मत करो, मैं चांग शनयिन एक जालिम और बुरा इंसान नहीं हूं। फैंग युआन की बातें सुनकर गू मास्टर्स ने चैन की सांस ली और हंस पड़े। उनके पास अब बहुत कम प्राइमेवल एसेंस बचा था, अगर फैंग युआन उन्हें मारना चाहता तो उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। कभी कभी इंसान भेड़ियों से ज्यादा खतरनाक होते हैं, अगर वो किसी डेमोनिक गू मास्टर से मिलते तो उनका अंजाम और भी बुरा होता। अभी सब उन्हें लगा कि वो एक नेक एक्सपर्ट से मिले हैं। एहसान करने वाले चांग शनयिन, मैं गे कबीले का यंग ट्राइब लीडर हूं, आपने मेरी जान बचाई है, मुझे ये कर्ज चुकाने दीजिए। मैं आपको अपने टेंट में मेहमान के तौर पर आने का न्योता देता हूं, मैं आपके आराम का पूरा ख्याल रखूंगा। गे ग्वांग ने सच्चे दिल से न्योता दिया। जाहिर है शुक्रिया अदा करना एक वजह थी, लेकिन वो फैंग युआन की ताकत को भी देख रहा था। एक एक्सपर्ट से जान पहचान बढ़ाने का मौका ना सिर्फ उसके लिए अच्छा था, बल्कि पूरे कबीले के लिए भी फायदेमंद था। गे कबीला? फैंग युआन ने थोड़ी देर सोचा, ठीक है, मेरे प्राइमेवल स्टोन्स खत्म हो चुके हैं और मुझे अपने गू वॉर्म्स को भी रिप्लेनिश करना है, मुझे आराम और रिऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। उसने हल्के से अपनी जरूरतों और अनुरोधों को जाहिर किया, ये गे ग्वांग के लिए एक इशारा था। यूज निराश न करते हुए इस नौजवान क्लैन लीडर की यथी चमक उठी और उसने इन बातों को अपने दिल में बसा लिया, जोर से हंसते हुए बोला, एहसान करने वाले चांग शनयिन, आपका शुक्रिया कि आपने न्योता स्वीकार किया, तो चलिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। चैप्टर 439, गे ट्राइब कैंप। फैंग युआन, गे ग्वांग और बाकी लोगों के साथ पश्चिम दिशा की तरफ चल पड़ा। उनके पास हम्प वुल्फ था, इसलिए स्पीड धीमी नहीं थी। रास्ते भर ग्रुप का माहौल काफी अच्छा था। एक तरफ फैंग युआन जानबूझकर उनके करीब हो रहा था, उसके अपने मकसद थे। दूसरी तरफ गे ग्वांग इस एक्सपर्ट के साथ रिश्ता बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था, उसके दिल में उनके लिए बहुत इज्जत थी। नॉर्दर्न प्लेन्स के लोग बहादुर और जोशीले होते हैं, लेकिन वो उतने ही साफ दिल और खुले मन के भी होते हैं। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो वो तुम्हें नीची नजर से देखेंगे, उनसे बात करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास तगड़ा हाथ है तो वो तुम्हारी इज्जत करेंगे। और जब तुम्हारी पर्सनैलिटी उनसे मिल जाती है तो उनका जोश तुम्हें समझा देगा कि देर से मिलने का अफसोस क्या होता है। सिर्फ 2 दिनों में फैंग युआन गे ग्वांग के काफी करीब आ गया था। फैंग युआन गे कबीले नाम की इस सीधी का इस्तेमाल करके नॉर्दर्न प्लेन्स में घुलना मिलना चाहता था। आखिरकार
चांग शन यिन 20 साल से गायब था। अब उसके लौटने पर लोगों के लिए यह सच मानना मुश्किल था। साथ ही उसके पास प्राइमेवल स्टोन्स भी कम बचे थे और उस एक डिफेंसिव गू की कमी थी जिसे पाने के लिए उस सौदे करने थे। चांग शन यिन की लाश पर फैंग युआन को कोई डिफेंसिव गू नहीं मिला था, शायद वो हातुगू के साथ लड़ाई में नाश्त हो गया था। और गे ग्वांग भी फैंग युआन के लिए शुक्रगुजार, सम्मान से भरा और उत्सुक था। शुक्रगुजार क्योंकि फैंग युआन ने उसकी जान बचाई थी। सम्मान से भरा क्योंकि फैंग युआन का वुल्फ इंस्लेवमेंट स्किल फर्स्ट रेट था। सिर्फ थोड़े से गाइडेंस से गे ग्वांग का बॉटलनेक आसानी से टूट गया। ये सच में एक फर्स्ट रेट सीनियर का अंदाज था, एक एक्सपर्ट का रुतबा। उत्सुकता इसलिए थी क्योंकि फैंग युआन अतीत के बारे में बात करता था। वो अक्सर एक यादों भरे लहज और एक बूढ़े और समझदार नज़र से बात करता था। वो साफ तौर पर एक गहरी कहानी वाला एक्सपर्ट था। गे ग्वांग और जानने की इच्छा रखता था, लेकिन उसने ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं की। 5 दिन बाद पूरा ग्रुप गे कबीले के कैंप बेस पर लौट आया। कैंप साइट काफी बड़ा था। कैंप के बाहरी बॉर्डर पर एक मोटी और मजबूत दीवार थी। वो लगभग 6 मीटर ऊंची थी, हरे रंग की, जिस पर बैलें उगकर आपस में उलझी हुई थी। बड़ी संख्या में पत्तों ने अंगूर जैसे फलों के गुच्छों को ढक रखा था। ये साफ तौर पर फल नहीं थे, बल्कि वुडपाथ माइंड कंफ्यूजन गू थे। जब जंगली जानवर हमला करते तो ये अंगूर जैसे फल फट जाते और उनका रस जानवरों पर छिड़क जाता, जिससे उनका दिमाग कंफ्यूज हो जाता और उनके शरीर लड़खड़ाने लगते, उनका बैलेंस बिगड़ जाता और वो आगे लड़ने में असमर्थ हो जाते। इस बड़ी दीवार के बाद ऊंचे वॉच टावर्स थे। हर टावर के ऊपर 3 गू मास्टर्स तैनात एक डिफेंसिव और 2 इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर्स बारी बारी से निगरानी करते थे। जब कैंप के गेट खोले गए तो कई गू मास्टर्स उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। यंग ट्राइब लीडर वापस आ गए, यंग ट्राइब लीडर वापस आ गए। यंग ट्राइब लीडर तो बस कुछ दिन पहले ही गए थे, इतनी जल्दी वापस आ गए? सुना है उनका सामना एक विंड वुल्फ पैक से हुआ था और वो अपनी जान लगभग गंवा चुके थे। शुक्र है एक एंस्लेवमेंट पाथ एक्सपर्ट ने उनकी मदद की। वो आधे उम्र का आदमी, ये सारे भेड़िए उसके पीछे चल रहे हैं, वो कमाल का है। लेकिन पता नहीं वो नॉर्दर्न प्लेन्स के किस कबीले का एक्सपर्ट है। फैंग युआन और बाकी लोगों के कैंप पहुंचने से पहले ही उनकी मुलाकात कैंप की पेट्रोलिंग कर रहे इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर से हो चुकी थी। इसलिए गैंग के पहुंचने से पहले ही कैंप में उनकी खबर पहुंच चुकी थी। जैसे जैसे खबर फैली, कई लोग फैंग युआन की तरफ उंगली उठाने लगे। सब बेहद क्यूरियस थे। कुछ बच्चे कूद रहे थे और चिल्ला रहे थे, जोश के साथ गैंग के पीछे पीछे चल रहे थे। फैंग युआन हम्प वुल्फ की पीठ पर बैठा था, गे ग्वांग को अपने कबीले वालों की तरफ हाथ हिलाते हुए देख रहा था। जब भी वो हाथ हिलाता, भीड़ से जोर से चीयरिंग की आवाज आती। ये दिखाता था कि इस नौजवान का कबीले में कितना इंपॉर्टेंट पोजीशन था। रास्ते में हुई बातों से फैंग युआन गे ग्वांग को पूरी तरह समझ चुका था। वो गे याओ का भाई था, एक टिपिकल नॉर्दर्न प्लेन्स का बंदा, साफ दिल और भाईचारे की मजबूत भावना वाला। वो अपनी इज्जत को अपनी जान से ऊपर रखता था। उसके पास अकाल और ताकत दोनों द और उसके अंदर मर्द प्रधान सोच की पारंपरिक नॉर्दर्न प्लेन्स की मानसिकता गहरी थी। वो अपनी बहन के शादी से भागने पर बेहद गुस्सा और नफरत से भरा था। लेकिन उसके नेगेटिव इमोशंस का मतलब ये नहीं था कि उनके भाई बहन का रिश्ता ठंडा था। असल में अगर उस पता चलता कि फैंग युआन उसकी बहन का कातिल है, तो बिना प्राइमेवल एसेंस के भी वो अपने दांत और हाथ पैरों से फैंग युआन से बदला लेने की कोशिश करता। फैंग युआन की पिछली जिंदगी में वो नॉर्दर्न प्लेन्स में रहा था, इसलिए उनके नेचर की गहरी समझ थी। निपात पर चलते हुए गैंग कैंप के सेंटर की तरफ बढ़ गया। उनके चारों तरफ टेंट्स जैसे धरती पर मंगोलियन टेंट्स होते हैं। ये आम लोगों के रहने की जगह थी। कई लोगों ने शोर सुनकर अपने पर्दे उठाए और फैंग युआन के पीछे वुल्फ पैक को देखकर उनके चेहरे के भाव बदल गए। यंग ट्राइब लीडर को देखकर उन्होंने अपना दाहिना हाथ अपने सीने पर रखा और गे ग्वांग को सलाम किया, जोर से चिल्लाकर उसका अभिनंदन किया। सदर्न बॉर्डर में आम लोगों को गू मास्टर्स से मिलने पर घुटने टेकने पड़ते थे, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स में मर्द योद्धा सिर्फ आसमान, अपने पूर्वजों और परिवार के बुजुर्गों के आगे झुकते थे। आमतौर पर वो कबीले के लीडर या एल्डर्स के आगे भी नहीं झुकते थे। ये आम लोग फुर के बने चोगे पहने हुए थे। कुछ औरतें जिनके परिवार की हालत अच्छी थी, उनके पास कुछ गहने होते, जबकि मर्दों के शर्ट्स पर सुनहरे या बैंगनी धागे होते। जो गरीब वो फटे पुराने कपड़े पहनते, जिनमें छेदों पर एक्स्ट्रा कपड़ा लगा होता। लेकिन ये गुलामों से बहुत बेहतर था। रास्ते में फैंग युआन ने जिन लोगों को घुटने टेके देखा, वो सब गुलाम थे।
ये गुलाम लगभग बिना कपड़ों के वो पतले और पीले थे। नॉर्दर्न प्लेन्स में इन गुलामों का स्टेटस बहुत नीचा था और वो एक तरस योग्य जीवन जीते थे। नॉर्दर्न प्लेन्स के लोगों के दिलों में गुलाम रखना गाय या भेद पालने जैसा था। गुलामों का व्यापार नॉर्दर्न प्लेन्स का सबसे फलता फूलता बिजनेस था। नॉर्दर्न प्लेन्स में आम लोग टेंट्स में रहते थे। टेंट्स कैंप के बाहरी जी में बिखरे हुए जबकि अंदर का एरिया गू मास्टर्स के रहने के लिए था। अगर बीस्ट ग्रुप्स ने कैंप पर हमला किया तो सबसे पहले आम लोग मरते। फैंग युआन और बाकी लोग टेंट एरिया से गुजरने के बाद गू मास्टर डोमेन में पहुंचे। घास के मैदानों पर गू मास्टर्स टेंट्स में नहीं बल्कि गू हाउसेज में रहते थे। गू हाउसेज गू से बने घर थे। साधारण गू हाउसेज एक गू से बनते थे। जटिल गू हाउसेज कई गू के कॉम्बिनेशन से बनते थे। सदर्न बॉर्डर में पहाड़ों और जंगलों से गुजरने वाले बड़े कैरावैन्स के पास ऐसे गू हाउसेज होते थे। उस वक्त किंगमाओ पहाड़ पर जिया क्लैन एक गू हाउस लाया था जो एक वुडपाथ गूवर्म 3 स्टार केव से बना था। ये 18 मीटर ऊंचा था, एक सचमुच ऊंचा पेड़। जेडन मोती और मजबूत थी, जैसे लिपटे हुए सांप। एक छोटा हिस्सा जमीन पर दिख रहा था जबकि बाकी गहराई में जमीन के नीचे दफन था। पेड़ के तने में 3 लेयर्स और सतह पर खिड़कियां थी। इसकी डिफेंसिव पावर आम टेंट्स के मुकाबले एक अलग हाई लेवल पर थी। इस्तेमाल करते वक्त सपोर्ट गू मास्टर बीज बियो देता और उसमें अपना प्राइमेवल एसेंस डालता ताकि वो बढ़ सके। जब वो उस समेटना चाहते तो पेड़ वापस एक बीज में बदल जाता। लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स में आम गू हाउसेस 3 स्टार केव जैसे बड़े पेड़ नहीं होते थे। इतना ऊंचा पेड़ भारी बारिश में बिजली के लिए आसान निशाना बन जाता। इसलिए पहला गू हाउस जो फैंग युआन ने देखा वो सबसे आम हाउस लिजर्ड गू था। ये एक रैंक 2 गू था। इसका बाहरी रूप कई रंगों वाली एक छिपकली जैसा था। सबसे आम रंग गहरा हरा, आसमानी नीला और दूधिया सफेद थे। वो साइज में विशाल जैसे धरती पर बसे छिपकली की 2 ऊपरी खिड़कियों का काम करती थी। उनके शरीर के दोनों तरफ भी खिड़कियां थी। छिपकली जमीन पर फैली हुई थी, अपना मुंह खोलकर एक दरवाजा दिखा रही थी। दरवाजा खोलकर अंदर जाने पर एक लंबा रास्ता दिखता था। बाएं और दाएं कमरों की 2 कतारें थी। रास्ते के आखिर में टॉयलेट था, शरीर के कचरे को टेम्परेरी तौर पर जमा करने की जगह। जब कबीला जगह बदलता तो छिपकली उठकर अपने 4 मजबूत पैरों पर चलती। जब टॉयलेट में बहुत ज्यादा कचरा हो जाता तो ये छिपकलियां मल त्याग करती, अपनी पूंछ उठाकर अपना गुरुद्वार दिखाती और अपने अंदर का सारा कचरा निकाल देती। एक गू हाउस में रहने वाले परिवार में कम से कम एक गू मास्टर होना जरूरी था। ऐसे रहने का माहौल टेंट एरिया से एक लेवल ऊपर था। गू हाउस के दरवाजे पर अक्सर बिग स्टमक हॉर्सेस खड़े होते, उनकी रस्सियां छिपकली के बड़े दांतों से बांधी होती। कुछ परिवारों के पास तो हम्प वुल्व्स भी थे। फैंग युआन और गैंग इन लिजर्ड गू हाउसेस से आगे बड़े और मशरूम फॉरेस्ट गू हाउसेस देखे। यह गू हाउसेस बड़ी संख्या में मशरूम गू लगाकर बनाए गए थे। हर घर एक बड़ा मशरूम था जिसका ऊपरी हिस्सा ग्रे रंग का गोल था जो बारिश के पानी को बहने देता। ये तूफानों में बिजली नहीं खींचता था और तेज हवाओं में बहुत स्थिर रहता था। मशरूम का ताना मजबूत और गोल था। अंदर से सफेद दीवारें थी जिन पर खिड़कियां थी। कुछ मशरूम गू एक साथ मिलकर एक अनोखा रहने का माहौल बनाते थे। दर्जनों मशरूम गू के साथ वो एरिया एक छोटा मशरूम फॉरेस्ट बन गया था। मशरूम फॉरेस्ट में रहने वाले कबीले के एल्डर्स या अमीर गू मास्टर्स थे। फैंग युआन और गैंग की हरकत सुनकर इन मशरूम घरों की खिड़कियां खुल गई, जिसमें कुछ औरतें और बच्चे दिखे। कुछ चुलबुले बच्चे बाहर भागकर विंड वुल्व्स या पॉइजन बियर्ड वुल्व्स के फुर को छूने लगे। वो आम परिवारों के बच्चों से ज्यादा हिम्मत वाले थे। एहसान करने वाले चांग शनयिन, आगे हमारे गे कबीले का किंग टेंट है, गे ग्वैंग ने कहा। गैंग कैंपसाइट के सेंटर में पहुंचा और यहां 100 से ज्यादा मशरूम गू थे। एक बुजुर्ग आदमी जिसका चेहरा काफी मिलनसार था, गू मास्टर्स के एक ग्रुप के साथ उनका स्वागत करने आया। फैंग युआन ने अंदाजा लगाया कि वो गे कबीले का लीडर है और अपनी शिष्टता दिखाने के लिए वो हम्प वुल्फ से उतर गया। बुजुर्ग ट्राइब लीडर फैंग युआन के सामने आए, अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रखा और गहराई से झुके। महा एक्सपर्ट, आपने मेरे बेटे को बचाया, आपने हमारे गे कबीले के भविष्य को बचाया। कृपया अंदर आइए, हमने पहले से हाई बेहतरीन क्वालिटी की कुमीज तैयार कर रखी है और बीफ और लम भी अभी ग्रिल हो रहे हैं। मैं आपके वुल्फ पैक को खिलाने के लिए लोगों का इंतजाम कर दूंगा। ठीक है, फैंग युआन ने सर हिलाया। गे ट्राइब लीडर के पीछे इस सबसे बड़े मशरूम फॉरेस्ट में चला गया। मशरूम फॉरेस्ट में लोग सबसे बड़े मशरूम गू में स्टेटस के हिसाब से बैठे। खुशबूदार कुमिस को एक चमड़े के पानी के बाग में रखा गया था
जिसे खूबसूरत लड़कियां लोगों के सामने पेश कर रही थी। टेबल पर ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान रखे थे। जल्द ही कोई कमरे के बीच में ग्रिल्स लंब और बीफ रख गया। बुजुर्ग गे ट्राइब लीडर ने खुद काम किया। वो कमरे के बीच में गए और एक खंजर से गाय और भेद की अख काटी और उनकी पीठ और सीने का मांस भी। फिर उन्हें एक सुनहरी प्लेट में रखा और दोनों हाथों से फैंग युआन के पास लाए। एहसान करने वाले, कृपया लीजिए। बुजुर्ग गे ट्राइब लीडर ने अपना वाइन कप उठाया और फैंग युआन के सामने खड़े होकर टोस्ट किया। नॉर्दर्न प्लेन्स के लोग सबसे ज्यादा सम्मानित लोगों की इज्जत करते थे और बेहद मेहमान नवाज थे। नॉर्दर्न प्लेन्स में अगर मेजबान मेहमान को टोस्ट करता है और मेहमान यूज पूरा पी जाता है तो ये मेजबान की इज्जत करना है। उसी तरह अगर वो नहीं पीता तो इसका मतलब है कि वो मेजबान की इज्जत नहीं करता या उससे नफरत करता है। जब फैंग युआन ने कुमिस का पूरा प्याला पी लिया तो कमरे में जश्न का माहौल बन गया और माहौल और भी जिंदादिल हो गया। गे ट्राइब लीडर के टोस्ट के बाद गे ग्वांग ने टोस्ट किया और फैंग युआन ने उस भी एक घूंट में पी लिया। इसके बाद कबीले के एल्डर्स ने यूज टोस्ट करना शुरू किया और फैंग युआन ने सब पी लिया। उसके इस शानदार रवैये ने सबका दिल जीत लिया। टोस्ट खत्म होने के बाद कमरे का माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका था। एहसान करने वाले चांग शनयिन, आपका नाम बहुत जाना पहचाना लग रहा है। क्या आप चांग कबीले से हैं? चांग कबीले में मेरे कई दोस्त हैं। मेरी दूसरी बेटी की शादी चांग कबीले में हुई है। हो सकता है हम रिश्तेदार भी हों। बुजुर्ग गे ट्राइब लीडर ने अपना कप नीचे रखा और उनकी थोड़ी लाल एनी चमक रही थी। गे ट्राइब लीडर, मैं जानता हूं आप क्या पूछना चाहते हैं। मेन चांग कबीले के युआन फंग गट का एक कबीले वाला हूं, एक शन पीढ़ी का वंशज जो अपने परिवार में इकलौता बच्चा है। मेरे पिता चांग शेंग दून हैं और मेरी मां चांग की। फैंग युआन ने एक आह भरी गंभीर चेहरे से जवाब दिया। बुजुर्ग गे ट्राइब लीडर की एड़ फैल गई और वो हैरानी से फैंग युआन को घूरने लगे। आप सच में योद्धा चांग शनयिन हैं? चैप्टर 440 10 ईयर इंटरवल ऑफ विंड एंड स्नो। जब गे कबीले के लीडर ने अपने आदमी की रिपोर्ट में चांग शनयिन का नाम सुना था तब उस कुछ शक हुआ था। ए फ्लैट, जब यूज फैंग युआन से कंफर्मेशन मिला तो वो काफी भावुक हो गया। वहां मौजूद सभी एल्डर्स भी हैरानी से चिल्ला उठे। चांग शनयिन? गे ग्वांग साइड में बैठा था और उसने कुछ शक से कहा, तुम अभी नौजवान हो, ना जानना नॉर्मल है। गे कबीले के लीडर ने एक आह भरी और निर्देश दिया, बेटा चांग शनयिन को टोस्ट करो। वो न सिर्फ तुम्हारा एहसान करने वाला है बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट, वो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का हीरो है। ओल्ड ट्राइब लीडर फैंग युआन ने एक कड़वी मुस्कान दी और अपना वाइन कप नीचे रखा। मैं सिर्फ एक टूटा हुआ आवारा हूं, हीरो नहीं। शायद ये लॉन्जेविटी हेवन का आशीर्वाद था कि मैं किस्मत से मौत के मुंह से बच निकला। लेकिन मैं 20 साल तक सोता रहा और जब मैं जागा तो सब कुछ बदला हुआ सा लगा। मैं एक नालायक बेटा हूं और अपने कबीले में वापस जाने का मुंह नहीं है। ये कहते हुए फैंग युआन की ईद से आंसू टपकने लगे। सभी एल्डर्स ने आह भरी। गे कबीले के लीडर ने तुरंत सांत्वना दी। एहसान करने वाले चांग शनयिन, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आप हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के हीरो नहीं हैं तो और कौन हो सकता है? हातुगु के डाकुओं का ग्रुप इतना जालिम था और ना जाने कितने कबीले उनसे लूटे गए। कमजोर वाले तो पूरी तरह मिटा दिए गए और यहां तक कि पशुओं को भी नहीं छोड़ा गया। उन्हें मारकर आपने हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स से एक बहुत बड़ा खतरा खत्म कर दिया है। आपकी में एक विलन से जख्मी हुई थी, ये इसलिए नहीं कि आप नालायक थे, बल्कि इसके उलट आपके अच्छे चरित्र और नेक काम हम सबके बीच फैल गए थे। आपका लौटना हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के नेक रास्ते के लिए किस्मत की बात है। लॉर्ड ट्राइब लीडर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर, असल में चांग शनयिन, ये सच में हमारे लिए सम्मान की बात है कि हम हीरो को देख पाए। ये सही है, हीरो चांग शनयिन का लौटना हमारे नेक रास्ते के लिए एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है। एल्डर्स ने लगातार तारीफ की। गे ग्वांग की ईद की चमक उठी। उस अभी पता चला कि फैंग युआन का इतना बड़ा ओरिजिन और इतनी सारी कहानियां थी। इसने फैंग युआन के प्रति उसके सम्मान को और बढ़ा दिया। जो बीत गया सो बीत गया। सभी लोग, हमारी मुलाकात किस्मत है, आओ इसके नाम पर पीते हैं। फैंग युआन इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। वो चांग शनयिन का अतीत जानता था, लेकिन बेहतर था कि वो इस टॉपिक से बचे। उसने एक उदास और दुखी चेहरा बनाया। सबने उसके चेहरे को देखा और इस टॉपिक को दोबारा नहीं छेड़ा, सिर्फ खुशी की बातें की। चांग शनयिन की आइडेंटिटी कंफर्म होने के बाद फैंग युआन को बहुत गर्माजोशी से ट्रीट किया गया। दावत दोपहर से शुरू होकर देर रात तक चली। एल्डर्स बहुत ज्यादा पीने के बाद लेट गए थे। अगर फैंग युआन ने नशे में होने का नाटक नहीं किया होता तो वो वहां से निकल नहीं पाता।
अगले दिन गे कबीले के लीडर ने फैंग युआन को फिर से दावत पर बुलाया। एहसान करने वाले चांग शनयिन, ये एक छोटा सा तोहफा है मेरे बेटे की जान बचाने के शुक्रिया के तौर पर। कृपया इसे ले लीजिए। दावत शुरू होने से पहले बुजुर्ग ट्राइब लीडर ने फैंग युआन को 1 मिलियन प्राइमेवल स्टोन्स दिए। फैंग युआन थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि उसे इतना बड़ा तोहफा मिलेगा। ये कबीला सिर्फ एक छोटा मीडियम स्केल कबीला था जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी। ये उनके कैंप की पोजीशन और लोगों के कपड़ों से देखा जा सकता था। फिलहाल फैंग युआन गरीबी में था। यह नॉर्दर्न प्लेन्स के प्राइमेवल स्टोन्स उसकी मौजूदा समस्याओं को हल कर सकते थे। उसने तोहफा स्वीकार किया। गे ट्राइब लीडर, मैंने गे ग्वांग को पैसों के लिए नहीं बचाया, लेकिन सच कहूं तो मेरे पास अभी प्राइमेवल स्टोन्स नहीं हैं, तो मैं माना नहीं करूंगा। मैं भविष्य में गे कबीले की इस मेहरबानी का कर्ज जरूर चुकाऊंगा। फैंग युआन की आखिरी लाइन सुनकर गे ट्राइब लीडर, गे ग्वांग और एल्डर्स का ग्रुप सब मुस्कुरा दिए। चांग शनयिन जैसे एक वीर एक्सपर्ट से दोस्ती करना और जुड़ना उनके जैसे एक छोटे मीडियम स्केल कबीले के लिए सपने जैसा था। दावत जारी रही और माहौल कल से भी ज्यादा जोश भरा था। कल सिर्फ पहली मुलाकात थी और आज दोनों पक्ष एक दूसरे से परिचित हो चुके थे। फैंग युआन ने अपना कप उठाया और सभी एल्डर्स को प्रस्ताव दिया। उसने सबके नाम साफ साफ याद रखे थे। इससे सभी एल्डर्स अभिभूत हो गए, जिससे वो चांग शनयिन के और भी करीब महसूस करने लगे। दावत के दौरान कुछ लोग अनिवार्य रूप से फैंग युआन के अनुभवों के बारे में यूटीएसयू के थे। फैंग युआन ने पहले से ही एक अच्छी कहानी तैयार कर रखी थी और सबको सुना दी। ये वही बात थी जो उसने गे ग्वांग को धोखा देने के लिए कही थी, लेकिन एक नौजवान लड़की को धोखा देने के मुकाबले उसने इस बार ज्यादा ध्यान से बात की। उसने अपनी घटनाएं बताई और कहा कि उसकी कल्टीवेशन चोटों की वजह से रैंक 4 पीक स्टेज से इनिशियल स्टेज पर गिर गई थी। उसकी बातों में कोई कमी नहीं थी, जिससे सब हैरान हो गए, आ भरने लगे और उसके प्रति और भी सम्मान महसूस करने लगे। और फैंग युआन बस आ भरता रहा, अपनी पिछली उपलब्धियों की बिल्कुल परवाह न करते हुए। उसकी नज़र में समय के उतार चढ़ाव दिख रहे थे और उसका लहजा उदास था। गे कबीले वालों ने महसूस किया कि इस लेजेंडरी हीरो का भी एक दर्दनाक पहलू है। ऐसे सच्चे इंसान को देखकर उन्होंने उसके लिए दुख और सहानुभूति महसूस की और फैंग युआन के और भी करीब आ गए। तीसरे दिन गे कबीले ने दावत जारी रखी, जिसमें बहुत जोश था। इस बार दावत में एक अजीब सा एल्डर दिखा। वो गे कबीले की इंटेलिजेंस का इंचार्ज था और जैसे हाई फैंग युआन कैंप पहुंचा था, उस गे याओ को ढूंढने के लिए एक ग्रुप ले जाने का आदेश मिला था। साई, ये सब मेरी गलती है। मेरी एक चालक बेटी है, मैंने यूज बहुत बिगाड़ दिया। वो असल में अपनी शादी से भाग गई। गे ट्राइब लीडर ने आ भरी। हाँ, बड़े भाई चांग शनयिन, आप पॉइजनस ग्रासलैंड से लौटे हैं। क्या आपने रास्ते में मेरी छोटी बहन को देखा? गे ग्वांग ने पूछो। फैंग युआन ने शांति से बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसका चेहरा बिल्कुल नेचुरल था। माफ करना, रास्ते में मेरे साथी सिर्फ भेड़िए थे। तुम लोग पहले इंसान द जिन्हें मैंने देखा, इसलिए मैं तुम्हारे और भी करीब महसूस कर रहा था। गे ग्वांग ने भी यूं ही पूछ लिया था और उसको कोई उम्मीद नहीं थी। वैसे भी पॉइजनस ग्रासलैंड इतना बड़ा था, फैंग युआन का गे याओ से ना मिलना भी नॉर्मल था। अगर वो मिल जाते तो वो एक दुर्लभ बात होती। ये नासमझ छोटी बहन, मुझे सच में नहीं पता कि वो बिना कोई संदेश छोड़े कहां भाग गई। साई, अब मुसीबत हो गई है। मन कबीले के लीडर का तीसरा बेटा मैन डुओ वो शख्स है जो उससे शादी करना चाहता है। ए फ्लैट, बहन शादी से भाग गई है और क्योंकि वो यूज हासिल नहीं कर पाया, मन डुओ इसका गुस्सा गे कबीले पर निकाल सकता है। गे ग्वांग ने माथे पर शिकन के साथ आ भरी। दूसरे एल्डर्स भी उदास दिख रहे थे। मैन कबीले का दबाव अनपढ़ इन दिनों बढ़ता जा रहा था। उनमें से किसी को नहीं पता था कि चांग शनयिन, जिसे वो 3 दिन से इतनी गर्माजोशी से मेहमान नवाजी कर रहे थे, उसने गे याओ को पहले ही मार दिया था। पेड़ हिलने पर मर जाते हैं, इंसान हिलने पर जीते हैं। गे कबीले के भाइयों, तुम लोग इस जगह को छोड़ने से क्यों कतरा रहे हो? बड़ी बर्फबारी में अभी 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय बचा है। तुम लोग उत्तर की तरफ माइग्रेट कर सकते हो, योद्धाओं की सभा में हिस्सा ले सकते हो और हुआंगजिन कबीले पर निर्भर हो सकते हो। इससे जब बड़ी बर्फबारी आएगी तो तुम वांगपिंग ब्लेस्ड लैंड में छिप सकते हो। फैंग युआन ने समझाया। गू मास्टर की दुनिया एक कठोर माहौल की दुनिया थी और उसमें जीना आसान नहीं था। सदर्न बॉर्डर में इंसानों ने किलर बैंड गांव बनाए थे जो जानवरों की लहरों से बच सकते थे, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स में कोई पहाड़ नहीं थे और कबीले को हवा और बर्फ के शुद्धिकरण का सामना करना पड़ता था। नॉर्दर्न प्लेन्स में हर 10 साल में एक बड़ी बर्फबारी होती थी जो पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को घेर लेती थी।
ये महीनों तक चलती, आसमान उदास रहता और हर तरफ बर्फ गिरती। ठंडी हवाएं चाकू की तरह चलती और सफेद बर्फ दुनिया को ढक लेती। पूरे विशाल मैदान बर्फ और बर्फ की दुनिया में जम जाते। हर बार जब बर्फबारी होती तो ये बड़ी संख्या में मौत लाती। भेड़िए, लोमड़ियां, बाज, वनस्पति और इंसान, कोई नहीं बच सकता था। खासकर बर्फबारी के दौरान बड़ी संख्या में मजबूत जंगली वॉर्म्स दिखाई देते। अक्सर बर्फबारी के बाद नॉर्दर्न प्लेन्स के बड़े कबीले बड़ी संख्या में कैजुअल्टीज के कारण मिड स्केल तक सिमट जाते और मिड स्केल छोटे स्केल तक सिमट जाते। गे ट्राइब लीडर ने एक लंबी आह भरी, भाई शन यिन, मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरे अंदर अब वो जोश नहीं है जो जवानी में था। अगर हम हुआंग जिन क्लैन की शरण लेते हैं तो हमारा गे कबीला झगड़ों के भंवर में खींच जाएगा। अगर हम सफल हो गए तो अच्छा है, लेकिन असफलता के परिणाम बहुत गंभीर हैं। हमारा गे क्लैन बड़ी मुश्किल से प्रगति कर रहा था, हम नुकसान नहीं सह पाएंगे। शाही दरबार की लड़ाई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हमारे जैसे छोटे कबीले हिस्सा ले सकें। असल में ये माहौल बुरा नहीं है, मिट्टी उपजाऊ है और यहाँ संसाधन भी भरपूर हैं। पास में हुंगयान घाटी भी है जहाँ जमीन के नीचे आग जलती है। बर्फबारी के दौरान हमारा कबीला घाटी के अंदर जा सकता है और इस आपदा से बच सकता है। लेकिन होंगयान घाटी पर इस जगह के आका मन कबीले का सख्त नियंत्रण था। गे कबीले को होंगयान घाटी में प्रवेश करने के लिए मन कबीले के साथ समझौता करना पड़ेगा। मैन डुओ का गे याओ से शादी का प्रस्ताव एक बहुत अच्छा मौका था। पूरे कबीले के लाभ के लिए एक लड़की की खुशी को शादी के लिए कुर्बान करना गे ट्राइब लीडर और गे ग्वांग के लिए एक बहुत अच्छा सौदा था। पूरे समूह के लिए एक व्यक्ति के लाभ का बलिदान करना, ये एक संगठन में सबसे आम दृश्य था। लेकिन गे याओ शादी से भाग गई और उसका कोई अता पता नहीं था। मन कबीला अनपढ़ गे याओ को सौंपने का दबाव बना रहा था, लेकिन गे कबीला ऐसा करने में असमर्थ था। फैंग युआन ने गे ट्राइब लीडर की बातों से तुरंत उनका इरादा समझ लिया, वो मन कबीले की शरण लेना चाहते थे। वो ये बहुत अच्छी तरह समझ गया, लेकिन अंदर ही अंदर यूं थोड़ा अफसोस हुआ। योद्धाओं की सभा उसका अगला लक्ष्य था। अगर वो गे कबीले को माइग्रेट करवा सकता तो वो बिना किसी खतरे के आसानी से सफर कर पाता। बर्फबारी और मन कबीले का जिक्र करने के बाद सबका मूड गंभीर हो गया। भाई शन यिन, क्या आप सच में चांग कबीले वापस नहीं जाएंगे? गे ट्राइब लीडर ने पूछो। बिल्कुल नहीं जा सकता। अगर मैं वापस गया तो क्या मेरा भेस आसानी से नहीं पकड़ा जाएगा? फैंग युआन ने अपने मन में सोचा जबकि वो बोल रहा था, साई, मेरे मौजूदा हालत में मैं अपने बुजुर्गों और कबीले वालों का सामना नहीं कर सकता। गे ट्राइब लीडर ने सर हिलाया, अपनी समझ और थोड़ी सहानुभूति व्यक्त करते हुए। चांग शन यिन 20 साल तक सोया रहा और जागने के बाद सब कुछ बदल चुका था। उसकी मां मर चुकी थी, उसकी पत्नी की शादी उसके भाई से हो गई थी। चांग कबीला उसका दर्दनाक हिस्सा बन गया था। उसके लिए कुछ समय तक इन सब का सामना ना कर पाना नॉर्मल बात थी। पिछली दावत में फैंग युआन ने जिक्र किया था कि वो योद्धाओं की सभा में जाना चाहता है और अपनी कल्टीवेशन भी जल्दी से ठीक करना चाहता है। भाई, अगर आप सच में योद्धाओं की सभा में हिस्सा लेना चाहते हैं तो सिर्फ अपने मौजूदा भेड़ियों के झुंड के भरोसे आपका सफर पूरा नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप कुछ दिन आराम करें, बुजुर्ग क्लैन लीडर ने प्रस्ताव दिया। फैंग युआन ने सर हिलाया और कोई आपत्ति नहीं जताई, मेरा भी यही विचार है। लेकिन इस तरह मुझे आपके कबीले पर और बोझ बनना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि आप यहाँ मेहमान हैं। बुजुर्ग ट्राइब लीडर ने दिल से हंसते हुए अपनी इच्छा व्यक्त की। गे ग्वांग भी मुस्कुराया। कुछ दिनों बाद आसपास के कुछ कबीले मिलकर एक मार्केट लगाएंगे। अंकल चांग देखने आ सकते हैं। इस तरह फैंग युआन गे कबीले में रुक गया। कई दिनों बाद गे कबीला डेकैंप हुआ और दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ा, कई अन्य कबीलों के साथ मिलने के लिए। एक विशाल कबायली मार्केट तेजी से उभार आया। फैंग युआन ने गे ग्वांग का न्योता ठुकरा दिया और इस शोर शराबे वाले मार्केट में अकेला घुस गया। चैप्टर एंड।